साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और रोज की तरह यह वक्त है राष्ट्रवाद का, लेकिन आज बात राष्ट्रवाद में बातचीत होगी राष्ट्र के इस नए मूड की, और वो नया मूड जो आज के चुनावी नतीजों से दिखाई दे रहा। बीते कई दशकों से जिस वोट बैंक की सियासत होती रही है और जिसको काउंटर के तौर पर तैयार किया जाता रहा है, उसको लेकर अलग अलग बातें हुई हैं। बंगाल के सियासी गलियारों में एक अलग तरीके की जड़ें थी। इस बार के चुनाव में उसे एकजुट हिंदू हुंकार ने उखाड़ दिया। ममता बनर्जी का वो अजय किला जिसे भेदना नामुमकिन माना जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि एग्जिट पोल तो गलत साबित हो जाएंगे, अधिकतर एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे, ये जो दावा किया जा रहा था वो दावा ही आज गलत साबित हो गया और अधिकतर एग्जिट पोल ने जो कहा वही हुआ। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि यह सनातन बचाने की लड़ाई है, यह हिंदुत्व बचाने की लड़ाई है, हिंदुओं के मान सम्मान की लड़ाई है। और एक बार फिर से इस देश में चुनावी प्रक्रिया में वो पैटर्न देखने को मिला जो हमने हरियाणा में देखा, जो महाराष्ट्र में देखा, वो बंगाल में भी देखने को मिला कि एकजुट हिंदू ने विपक्ष को हराया। आप सोचिए क्या नहीं कहा गया कि भद्र लोक का हिंदू है, यहां पर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स एक अलग तरीके का मिजाज है, लेकिन नतीजे कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। तो चुनावी मुद्दों की हम बातचीत करेंगे। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी हेडक्वार्टर से। पहले उनका रुख, फिर उसके बाद इस जीत पर कुछ और बातें और फिर डिबेट करेंगे। श्वेता, आप यहां पर मौजूद है, बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखाइए। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और इंतजार रहेगा कि इस सबसे बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे बड़ा इंतजार इस बात करेगा पीएम क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ झालमुड़ी बट रही है। सबसे पहले तो ये देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद झालमुड़ी भी खूब चर्चा में था। अच्छा देखिए, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आज जीत का जश्न कैसे मनाया जा रहा है? झालमुड़ी खिलाकर, झालमुड़ी का प्रसाद के रूप में बांटी जा रही है। और बंगाल में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल था, जो आज भगवा में हो गया है, भाजपा में हो गया है। बंगाल में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जम्मू कश्मीर में जो उनके साथ हुआ, तो आज वो मेहनत आज रंग लाई है, उनकी आत्मा रंग लाई है और इसलिए झालमुड़ी खिलाया जा रहा है। और झालमुड़ी के अलावा एक रसगुल्ला भी काफी रंग में नजर आया। तो देखिए, रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ला हुआ भाजपा का, ये देखिए। तो मिष्टी दोई बट रहे हैं, रसगुल्ले बट रहे हैं, झालमुड़ी बट रही है। ये सब कुछ जो नजारे हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। मैम, जीत के लिए सब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को। क्या वजह समझ में आ रही है जी? वोटरों ने इतना भरोसा खासतौर पर बंगाल में क्यों दिखाया आप लोगों के ऊपर? आपने देखा था अभी महिला का जो मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ था, उस चीज को कैसे दबा दिया गया। महिला सेफ कहाँ थी बंगाल में? जब बंगाल में महिला सेफ नहीं है तो हमें रीथिंक करने का पूरा हक है। और सब महिलाएं आजकल एजुकेटेड है, किसी के दिमाग से ही नहीं चलती, दिल से भी चलती है महिलाएं, तो दिमाग भी लगा। ऐसा है तो मैम की कैसे जीत का जश्न मनाएंगी? बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ही झालमुड़ी के साथ जीत की खुशी मना रहे हैं। पहली बार झालमुड़ी बंगाल की टेस्ट हो गया है, उसमें टेस्ट पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग मिठाई के बजाय झालमुड़ी से खुशी मना रहे हैं। रसगुल्ला भी वैसे खाया जा रहा है। जरा मंच की तस्वीरें फटाफट विजय तनवीर आपको दिखाएंगे। देखिए, मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, ये देखिए जरा। बंगाल के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है और ये बंगाल का जो मशहूर मिष्टी है रसगुल्ला, ये हम सबको खिला रहे हैं। बंगाली रसगुल्ला, तो ये बंगाली रसगुल्ला हुआ भाजपा का हो गया है। और नमकीन हो राकेश, मीठा हो, सब भाजपा का इनका कहना है। झालमुड़ी की जो चटपटापन है वो और रसगुल्ले की जो मिठास है वो, ये सब कुछ अब भारतीय जनता पार्टी इस अंदाज में यहाँ सेलिब्रेट कर रही है। महिलाएं भी हैं। मैडम, बधाई आपको जीत की। बहुत बहुत बधाई। आज ऐतिहासिक सपना पूरा हुआ है हम सबका। कब से सपना, बचपन से सपना देखते थे कि बंगाल में अपनी सरकार हो, बचपन से। और आज सच में प्रत्यक्ष, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सपना तो नहीं है। ममता दीदी खाइए, झालमुड़ी खाएंगे भी, खिलाएंगे। बीजेपी को जीतने की जितनी ज्यादा खुशी है, उससे ज्यादा खुशी ममता दीदी को हराने की है। ठीक है श्वेता, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। कुछ और हलचल वहां से होती है तो आप इशारा करिएगा, तुरंत आपके पास हम लौट कर आएंगे, क्योंकि ग्राउंड से तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है। और आप ये देखिए, भावनाएं कितनी उफान मार रही हैं कि बचपन से ये सपना था कि बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, आज ये जयघोष कह लीजिए, जश्न कह लीजिए, बनता भी है।
लेकिन बंगाल में किस तरीके से बाजी पलटी है, क्या बड़ी बातें हैं, एक बार फिर से आपके सामने में रख देता हूं। और इसलिए ये बातें रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, और नैरेटिव चेंज कैसे हो रहा है वो आपको बताते हैं। जल्दी से कुछ बातों पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जाहिर सी बात है, इस तरीके के नतीजे आए तो दीदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ी है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड जोरदार तरीके से चल गया है, यह भी एक बड़ी बात है। घुसपैठिए के मुद्दे पर लोगों ने बीजेपी की बात सुन ली है। विपक्ष का एसआईआर से जनता में नाराजगी का दावा जो टीएमसी कर रही थी, वो दावा गलत साबित हुआ है। विपक्षी गठबंधन में टूट का फायदा भी बीजेपी को मिला, और अमित शाह ने बार बार लोगों को जो सुरक्षा का भरोसा दिया, वो भरोसा भी काम कर गया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लोग अपने घरों से निकले और वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा वो बीजेपी के फेवर में गया। लेकिन जिस सबसे बड़ी बात पर चर्चा हो रही है कि बार बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कहा कि यह सनातन को बचाने की लड़ाई है, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह भी यूसीसी की बातचीत करते नजर आए, तो एक मैसेज दिया गया है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, और अमित जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आप नीचे कहां देख रहे हैं? कहीं 27 का कैलेंडर तो नहीं, क्योंकि एकजुट हिंदू ने एक और राज्य बीजेपी को जिता दिया। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है ना आप लोगों के द्वारा, कि हिंदू, ये देश हिंदू, ये बोल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, इसको नफरत में क्यों बांटते हो भाई? सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी मिलके, ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति एक विशेष समुदाय सबको वोट देते, सब लोग सबको वोट देते, तभी तो सरकारें 15-15 साल तक रही है ना, तभी तो सरकारें उत्तर प्रदेश में भी रही है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हम देश के अंदर में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले पिछड़े सबको बांट दें, और बांटने के बाद क्या मिलेगा? बांटने के बाद राष्ट्र नुकसान होगा ना। तो ये जो नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है चौथे, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये बार बार ये बात करना, हिंदू, अरे सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपनाने की बात करता है। बार बार हमने देखा कुछ दिनों से कुछ एंकरों को एक भूत सवार हो गया है, वो जैसे ही हमारी विपक्ष की पार्टी देखते हैं वैसे हिंदू की बात करने लग जाते हैं। अरे हिंदू तो हम भी है, हिंदू तो सभी है। इतनी सरकार जो सीटें आती है 40-42% वोट मिलता है, तो और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को ही बढ़ाएगा, किसी को मिलता नहीं है। तो आप विकास की बात क्यों नहीं करते? सुनेंगे नहीं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? अच्छा अनुराग भदौरिया, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ठीक है। अभी अवधेश जी ने कुछ कहा, मैं फिर से कहूंगा कि वो सवाल आपसे करें, लेकिन अनुराग जी, ये नैरेटिव आपको तब नहीं समझ में आता है जब ये कहा जाता है कि देश का मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटीज अंडर अटैक है। जब मुसलमानों को बीजेपी के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से डराया जाता है, तब आपको ये नैरेटिव नहीं समझ में आता है? किसको डराया जाता है? आप डरा रहे हो। आप नहीं, मैं कहां डराता हूं? कोई डरा रहे, मैं कहां डराता हूं? ये बात किसने बोली है? कब बोली है? बता दीजिए मुझे। कब बोली है? किसने बोली? 10 नेताओं ने बोली है। अरे किसने बोली है? 10 नेताओं ने बोली है भाई। आप ही ने टेलीविजन पर 20 बार बोला है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, अटैक कराती है, भाजपा मुस्लिम। अरे कितनी बार तो हम ही लोगों के साथ डिबेट में आप ही ने बोला है, आपकी पार्टी तो बोलती ही रहती है। बात कहने आया अवधेश जी, ये डिबेट नहीं है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, आप अपनी राय रखिएगा। नहीं, डिबेट कैसे नहीं, डिबेट तो है ही है, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कहने दीजिए ना। मैंने कहा ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है, अच्छा, कि हिंदू और ये फलाना, अरे हम हिंदू नहीं है क्या? या और हिंदू नहीं है? 45%। अच्छा, डर लग रहा है क्या लोग वोट देते हैं? या उत्तर प्रदेश में सरकार? अनुराग जी, अच्छा सुनिए ना, तो हिंदुओं ने अगर यूनाइट होकर वोट दे दिया तो ये किसी के विरुद्ध कैसे हो गया? नहीं हो रही है। अरे यार, फिर आप बहस कर रहे हैं। मैं बहस तो है, डिबेट है, तो बहस क्यों नहीं करेंगे? अरे यार, आप तो बोलते हैं मेरे सवाल, भाई आपसे बोल रहा हूँ अनुराग जी, सवाल कर रहे हो, सवाल का उत्तर तो दीजिए। आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर बंगाल के हिंदुओं ने इकट्ठा होकर वोट किया है तो ये गलत कैसे हो गया? इसमें मीडिया क्या करेगी? मीडिया ने ये देखा है तो मीडिया इसकी चर्चा कर रही है, मीडिया थोड़ा बना रही है। बात करो, आप बीच में क्यों टोक रहे हो? आप एक हिंदू के बीच में दूसरा हिंदू टोक रहा है, ये है नफरत की बात। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, मुझे बोलने रोक रहे हो। इसके अलावा हिंदू के साथ नहीं हो, आप दूसरे हिंदू को रोक रहे हो। अब इसके गजब बाबा के पास दांत आपने निपोड़ दिए, अभी दांत खिसिया गए ना। मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अरे हाँ, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ चलिए, 1 मिनट और बोलिए, बहुत आनंद आ रहा है आज आपको सुनने में। सुनिए, ये जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, बार बार कुछ लोग नैरेटिव गढ़ते हैं, हिंदू हिंदू, अरे हिंदू तो है ही भाई, हिंदू सब एक है और सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। इस देश के अंदर में विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, जिस तरह से चुनाव के पहले एसआईआर करवाया,
जिस तरह से लोग 27 लाख लोगों के वोट कटे, सवाल उठता है कि आप अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अगर सत्ता पे काबिज होना चाहते हो और फिर उसको धर्म की राजनीति का चोला पहनाना चाहते हो, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपको हिंदुओं ने वोट, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, आपको वोट मिला कि नहीं मिला वो हमको तो अभी पता चलेगा कि आपने अच्छा, क्या नहीं किया। अब सुनिए अनुराग जी, एक सवाल और, फिर बहुत सारे मेहमान हैं, एक सवाल और आपसे। जब वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा सरकार लेकर आई, तब आप लोगों ने ही क्या, और शायद आपने भी कई टेलीविजन डिबेट में कहा कि यह मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया, तो ये डराने की बात कहते हैं। सुनिए, हम तो ये भी कहते हैं दलितों के साथ अन्याय होता है, इसलिए हमने नहीं, अभी वक्फ वाले पर आई है सर, अभी दलितों की बात ही नहीं है। बात तो ये हुई थी कि एकजुट हिंदू ने बंगाल में बीजेपी को जिता दिया। आप कह रहे हैं कि कभी इस तरीके की बातें नहीं, और कभी आप लोगों ने मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं है की है बीजेपी और मोदी के नाम से। तो मैं कह रहा हूं ना, हम तो ये भी कहते हैं आप दलितों पर अन्याय बढ़ाते हैं। नहीं, वक्फ बिल के मामले में आपने ये किया कि नहीं सर? आपने एक कम्युनिटी में ये मैसेज डालने की कोशिश की कि नहीं की कि ये पार्टी आप लोगों के खिलाफ है? रुकिए ना, हम तो ये भी कहते हैं ना, पीडीए क्यों बनाना पड़ा मुझे? नहीं, पहले आप ये बताइए। अभी अनुराग भदौरिया आप फंस गए, आप चिल्लाने लगे। अभी आप फंस गए। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, अभी आप फंस गए। तो सुनिए, और फंस इसलिए गए कि आपने कहा कि कभी हमने मुसलमानों को डराया नहीं बीजेपी और मोदी के नाम से। अरे सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने पीडीए क्यों बनाया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको रिजर्वेशन में दिक्कत हुई कि नहीं हुई? अरे अभी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो हम आवाज उठा रहे हैं ना उनको न्याय के लिए। तब तो आप क्यों नहीं, वो तो हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू पर अन्याय होता है, इनका हक छीना जाता है, तो क्या ये हिंदू नहीं है? चलिए अनुराग जी आऊंगा, अब अवधेश सर बताइए, अनुराग भदौरिया फंसे कि नहीं? वक्फ बिल पर इन्होंने क्या कहा था? अनुराग भदौरिया कभी फंसते ही नहीं है, क्योंकि ये फंसे हुए रहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी ने वक्फ को लागू कर दिया। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वक्फ मुस्लिम विरोधी है, इसको कभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने चुपचाप इसको लागू कर दिया। देखिए, बंगाल के चुनाव परिणाम को हिंदुओं का मत मुसलमानों के विरुद्ध के रूप में देखना बिल्कुल गलत है। बंगाल के हिंदुओं का मत वहां की तृणमूल कांग्रेस और मैं आप सबको रोकता हूं, बनर्जी की आप सबको रुक जाइए। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और सांसद। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत आप लोगों ने मेहनत की, आपके पीछे की तस्वीर बड़ी सुंदर है, मनमोहक तस्वीर है प्रकृति की, और बड़ी हरियाली दिख रही है, और उतनी ही हरियाली भरी मुस्कान आपके चेहरे पर भी है इस बड़ी जीत के बाद। क्योंकि बंगाल में ही सिलीगुड़ी में हूं, जहां भय हारा है भरोसा जीता है, भय हारा भरोसा जीता। और मैं तो कहूंगा सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। ममता जी के माफिया राज से बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। अब डबल इंजन की सरकार में डबल ग्रोथ होगी। अगर आप देखेंगे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल निशान, भगवा पहचान, ये दिख रहा है। बंगाल में हैट्रिक भारतीय, असम में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की, वहीं पे सेंचुरी सीटों की लगा रहे हैं। बंगाल में डबल सेंचुरी सीटों की लग सकती है, इतिहास हम रचने जा रहे हैं। वहीं पे पुडुचेरी में वापस सरकार बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हुए चुनाव, ये पहले चुनावों में उन्होंने 1, 2, 3 राज्यों में चुनाव जीतना और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो हुई है, उसके लिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत आभार। सोनार बंगला बनाने का सपना अब पूरा होगा, क्योंकि माफिया राज मुक्त बंगाल होगा। अनुराग जी, एक सवाल आपसे। वैसे सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, आपकी वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब आप पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहुंचे थे चुनाव प्रचार के दौरान। टीएमसी की ओर से खुद सीएम ममता ने यह कहा था कि बीजेपी अगर आ जाती है तो वो मछली नहीं खाने देगी, खानपान पर बातचीत हुई थी। आप खुद तब मछली खाते भी नजर आए थे। किस तरीके से ये पूरा चुनाव प्रचार गुजरा? देखिए, आज से 15 साल पहले ममता बनर्जी आई थी मां माटी मानुष का नारा लेके, और तीनों से ही दूर हो गई। बंगाल की मां बेटी असुरक्षित महसूस हो गई, वहां के युवा बेरोजगारी पाकर पलायन करने पे मजबूर हो गए, और एक तरह से बंगाल की जो हालत कर दी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। 15 सालों के बाद एक भी उपलब्धि लेके जनता के बीच में नहीं जा पाई, तो कभी झालमुड़ी की बात, तो कभी माछ भात की बात करने लगी।
हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि बंगाल की जनता बड़ा स्पष्ट कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें पहनने पर, खाने पर और बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही आगे कोई होगा। लेकिन जब राज्य की मुख्यमंत्री झूठ बोलने पर आ जाए, भय फैलाने पे आ जाए, भ्रम फैलाने पे आ जाए, तो आप कल्पना कीजिए उस नैरेटिव को कैसे तोड़ना होगा। एक तो वो, दूसरा अभिषेक जी ने जो कहा और देश के गृह मंत्री को ललकार के कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में आके दिखाओ, कलकत्ता में पांव रख के दिखाओ, तो कल्पना कीजिए वहां पे आम आदमी कितना सहमा रहता होगा, डरा रहता होगा, किस भय की स्थिति में जीता होगा। इसीलिए इस बार का चुनाव ममता वर्सेस जनता हो गया था। भय मुक्त बंगाल बनाने के लिए जनता ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये प्रण कर लिया कि ये चुनाव जनता लड़ेगी और जीतेगी। चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी किया और चुनाव को प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की दिलाई भी। एक और बात हुई है अनुराग जी, और ये कि बार बार सीएम ममता की ओर से और टीएमसी के लोग कहते भी रहे हैं कि बाहर ही आकर बंगालियों को पीटेंगे, कि ये भी मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और खासतौर पर गुजरात का नाम लेकर भी। मैं इतना ही कहूंगा, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ हुई, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण मिला, उस पे एक ही नारा है, तृणमूल का झंडा वहां 10 गुंडा, लेकिन अब चलेगा कानून का डंडा। ये पहले तृणमूल के झंडे के नीचे लाभ मिलता था, अब कानून का राज आएगा तो ऐसे गुंडों से मुक्ति मिलेगी। बंगाल में जो पैदा हुआ, बंगाल का जो रहने वाला है, सोनार बांग्ला का जो सपना पूरा कर सकता है, सिंडिकेट से जो मुक्ति दिला सकता है, बंगाल को उसकी अस्मिता वापस दिला सकता है, बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र का बंगाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाल और रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बना सकता है, वही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री। अनुराग जी हमारे साथ अमित जी हैं स्टूडियो में, बीजेपी कवर करते हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अनुराग जी एक सवाल है। अनुराग जी, ये जो पूरा चुनाव है उसको एक तरह से जो टीएमसी ने इस तरह से बना दिया कि ये जो चुनाव है जय श्री राम बनाम जय बंगाल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो टीएमसी के नेता उन्होंने कहा कि यहाँ पे जय श्री राम की जरूरत नहीं है, जय बंगाल बोलने वाले ही चुनाव जीतेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं अनुराग जी आप? बंगाल के लोगों ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है, बंगाल की पहचान काबा नहीं मां काली है, जिसका वचन ना जाए खाली। और वचन हमारा यही था कि हम बंगाल को भय मुक्त बनाएंगे और बंगाल की जनता भी यही चाहती थी। ममता जी ने जो भय पैदा करने का प्रयास किया वो 2 तरह के थे। एक, बहु बेटियों के दिलो दिमाग पे जब आरजी कर और संदेश खली जैसी घटनाएं हुई, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी एक महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में। जब टीएमसी के झंडे तले कट मनी कमीशन और सिंडिकेट का राज चला तो उद्योग और उद्यमी पलायन कर गए, 6,688 उद्योग बंद हो गए, 110 लिस्टेड कंपनियां पलायन कर गई, लाखों युवा यहां से पलायन कर गए। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे भय भरे वातावरण में बंगाल कैसे आगे जाएगा। हमने इसी बंगाल में जहां नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, 126 जिलों तक नक्सलवाद फैला, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सलवाद मुक्त भारत किया है और गुंडाराज मुक्त बंगाल करने का संकल्प भी हमने ही लिया है और करके दिखाएंगे, सिंडिकेट मुक्त भी और गुंडाराज मुक्त भी। एक तो जो खाने पीने की बातचीत है, ये बार बार आप लोगों पर आरोप लगता रहा है, हालांकि इस बार जो आपने कहा और जो नतीजे आ रहे हैं अनुराग जी, वो इस बात को संकेत दे रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं कि वो नैरेटिव आप लोगों ने ध्वस्त किया है कि बीजेपी जब आती है तो खाने पीने की चीजों पर भी पाबंदी लगाती है। ईवीएम बटनों पर टेप वाली भी तस्वीर सामने आई और ये कहा गया कि इस चुनाव में एक राफेल और सुखोई उतारना ही बाकी था, वो भी उतार देते। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, अगर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस उतरी हैं तो बंगाल की जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि टीएमसी के गुंडे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 60 दिनों तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यहां पर रहेंगी, आप सुनिश्चित होकर वोट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी कैमरा हो या फिर अधिकारी कर्मचारी वो लगाकर और एसआईआर की जांच को पूरा करके फर्जी वोट को भी निकाला, सही वोट को वहां पे रखा, हर पार्टी को अवसर मिला
जिसका वोट बनना था उसका वोट बना, जिसका कटना था उसका कटा, और हर किसी को मतदान करने का पर्याप्त अवसर मिला। इसलिए रिकॉर्ड पोलिंग भी हुई, इसलिए रिकॉर्ड और प्रचंड जीत भी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अब इसके पीछे दो उत्तर आते हैं। अगर केरल में कांग्रेस जीती, यूडीएफ जीता, तो क्या हुआ? तब ईवीएम ठीक है, तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। लेकिन असम में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगाए, पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बन जाए, प्रचंड जीत हमें अगर बंगाल में मिल जाए, तो कहते हैं ईवीएम भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी बदनाम है। ये कैसे हो सकता है? चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक और बात होती है अनुराग जी, बिहार चुनाव में भी हमने देखा था कि एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया गया, और पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी बार बार यह कहते रही कि एसआईआर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वो नाराजगी नतीजों में देखने को मिलेगी। नतीजे आपके फेवर में, तो जाहिर सी बात है एसआईआर को लेकर तो लोगों में गुस्सा नहीं, लेकिन यह लग रहा है कि लड़ाई यहां थमेगी नहीं। इसे छिपा हुआ एनआरसी करार देकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, हमारी प्रतिबद्धता इतनी है कि बंगाल की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, हम बंगाल की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बंगाल को भ्रष्टाचार और गुंडाराज मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे, घुसपैठ मुक्त कराने का प्रयास करेंगे, और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का भी प्रयास करेंगे। ये हमारा वायदा है। यूसीसी को लागू करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और दुर्गा वाहिनी बनाने की जो हमने बात कही है वो भी करेंगे, और युवाओं के लिए जो 10 लाख रुपया उनको अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने के लिए वो भी देंगे। ये केवल वायदे नहीं, ये मोदी की गारंटी है जिसको हम पूरा करेंगे। और मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, हर जगह पे, महाराष्ट्र में हमने जहां जो कहा वो करके दिखाया, लागू किया। इसलिए बंगाल की जनता ने विश्वास किया कि मोदी जी हैं तो ये होगा ही। एक अनुराग जी सवाल और बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि जब भी पश्चिम बंगाल के सियासत की बातचीत होती है या चुनावी इतिहास की बातचीत होती है, तो हम ये चर्चा जरूर करते हैं कि वो रक्त रंजित इतिहास रहा है। चाहे पहले लेफ्ट की बातचीत रही हो, फिर उसके बाद टीएमसी के शासनकाल में भी लगातार बवाल देखने को मिले, मुर्शिदाबाद, या हाल फिलहाल के जितने विवाद पंचायत चुनाव के दौरान हिस्सा की बातचीत करूं। क्या आप आज ये भरोसा देंगे कि अब आप लोगों के शासनकाल में बंगाल का ये चुनावी इतिहास सुधरेगा, क्योंकि टीएमसी के लोग अब कहने लगे हैं कि कहीं बदला न लिया जाए? देखिए, बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई तब से आपने वो भी बदलाव देखा। जहां जहां हमारी सरकार आई वहां सुशासन देने का हमने काम किया। बीजेपी का दूसरा नाम विकास और सुशासन है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देश भर की जनता को कहना चाहता हूं, बंगाल को भी हम गुंडा राज मुक्त, सिंडिकेट मुक्त करेंगे, और वहां पर भी सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे। लोकतंत्र में बुलेट का कोई स्थान नहीं, बैलेट का है। खून नहीं बहाया जा सकता, यहां पर विकास की गंगा बहाने का काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और ये समय निकालने के लिए। जो पीछे की तस्वीरें हैं वो वाकई, एक बार फिर कहता हूं, बड़ी मनमोहक तस्वीर है आपके पीछे का जो टी गार्डन का। लेकिन एक बड़ी खबर है, कोलाधुर सीट से चुनाव हार गए हैं स्टालिन। खुद मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारे हैं, और करीब 8000 से ज्यादा वोट से जो जानकारी मिल रही है। इतनी बड़ी खबर है, आपने ऐसा कहा कि जैसे कोई सामान। अरे नहीं, मैं इसलिए बोल दिया अवधेश जी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे वाक्य खत्म करने से पहले आप बीच में आएंगे और इस पर मैं सीधे आपकी टिप्पणी लूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और आप बोलिए, फिर मैं आगे आता हूं। देखिए, तमिलनाडु में एमके स्टालिन का चुनाव हारना, ये किस बात का प्रतीक है? जो विजय का जो उत्थान है, एक पक्षीय उत्थान हो और हार, दोनों को मिला के देखिए। द्रमुक ने सत्ता में आने के बाद पहली बार जो है राष्ट्रगान के साथ तमिल गान शुरू कराया विधानसभा में। इसके पहले वहां कभी नहीं हुआ था। साथ ही साथ सनातन के विरुद्ध जो है सनातन के नाश का बयान चला है। इसके बाद ये बताया कि ये तमिल और हिंदी के भाव को फिर से पैदा करने की कोशिश की। और जो द्रविड़ का नास्तिकवाद है कि रामचंद्र जी का हमको डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, सर्टिफिकेट
कि कहां पैदा लिए, कैसे पैदा लिए। और तमिल का जो तमिल का राष्ट्रवाद था उसको एक क्षत्रियवाद को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो विजय का जो उत्थान है इसका मतलब मैं जल्दी से एक एक टिप्पणी सबसे ले लूं। लोगों के अंदर इस अतिवाद का विरोध था तमिलियन होते हुए भी, और उनकी पराजय उस अतिवाद की नहीं। ये वही सीएम स्टालिन है जिस सवाल से मैंने शुरुआत की, और अनुराग जी मैं आऊंगा, और जिस सवाल से मैंने शुरुआत की अजय वर्मा, वो सवाल फिर आकर खड़ा हुआ है कि स्टालिन ने ही कहा था और सनातन की तुलना बीमारी से कर दी थी, तो करिए बीमारी से तुलना, फिर तो वही होगा कि एकजुट हिंदू जवाब देगा। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके टीवी पे हेट स्पीच के अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट अनुराग ठाकुर जी को सुन रहा था। बंगाल में जाके वो मीट मांस मछली खा के बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं तो सनातनी मीट है भैया, बिना लहसुन प्याज का, ये सनातनी। आप कोर्ट को नहीं मानते? वहां मीट भी बांट दिया था इन्होंने, पांडे जी सुन लीजिए, वहां मीट भी बांट दिया था इन्होंने। दूसरा, इससे जो प्रोग्राम है राष्ट्रवाद, इसके जो आप जो संयोजक हैं, आप जो करते हैं, आप जल थल वायु, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जल थल वायु के सनातनी एंकर हैं। तीनों लोगों में आप सनातनी एंकर हैं, हिंदू 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 हिंदू। आपको बड़ी भारत का संविधान नहीं, मैंने अब सुनिए ना सर, मैं हिंदू हूं और हिंदू होने पर मुझे गर्व है और हर हिंदू को होना चाहिए, लेकिन मैं सारे धर्मों का उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, ये भी आप जान लीजिए। और ये नहीं, मैंने एक सिर्फ सवाल पूछा, क्या स्टालिन ने नहीं सनातन की तुलना बीमारी से की थी? आप कह दीजिए कि नहीं तुलना की थी, और तभी ये डिबेट हुई थी, और तभी अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैंने पूछा था कि आप जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, उस गठबंधन के एक बड़े नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ? बिहार में भी चुनाव का प्रचार करने गए थे, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। इधर बंगाल में क्या हुआ? आप लोगों को ये सवाल चुभ क्यों जाता है भाई? चुभ नहीं जाता। मेरे कहने से क्या आप राकेश मुल्ला या राकेश खान हो जाएंगे, या आपके कहने से सर्टिफिकेट देने से कोई हिंदू मुसलमान बन जाएगा? तो कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? जो हिंदू है हिंदू रहेगा, जो मुसलमान है मुसलमान रहेगा। ये तो मुझे लग रहा है ना के लोगों को रहने की, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सुनिए, मैं किस धर्म से हूं, इसको डिबेट में लाने की क्या जरूरत है? ये मुद्दा है क्या? आप ही कह रहे हो ना, अजय वर्मा किस धर्म का? मैंने तो सवाल पूछा भाई, स्टालिन ने कहा था कि नहीं कहा था बता दीजिए, नहीं कहा था बता दीजिए। कलम के सिपाही अगर सो गए तो, और सर सुनिए ना, कलम के सिपाहियों की चिंता मत करिए, कलम के सिपाही अपनी चिंता कर लेंगे सर, आप अपनी सियासत की चिंता करिए। आप कितनी सिमटते जा रहे हैं, हमारी हम कहीं सिमट नहीं जा रहे। सुन लीजिए भैया, हम केरल में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारा स्टेट नहीं था। और सुन लीजिए, देखिए बोलने तो दो भाई, 250 सीट पे इन्हें कम से कम, देखिए ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, ज्ञानेश मोदी जी, अडानी जी, सेंट्रल अनुराग जी 2 मिनट दे दीजिए, जरा 3 मेहमान यहाँ बाकी में एक एक टिप्पणी छोटी सी। इनके पाठ्यक्रम के बाद 250 सीट ले लीजिए। एक और बड़ी खबर है, ये 201 का आंकड़ा हो गया है बीजेपी का, 201 का आंकड़ा हो गया है बंगाल में, 86 पर टीएमसी कांग्रेस। अरे अजय वर्मा जी रुक जाइए, 2 ही सीट आ रही है सर, 2 ही सीट के हिसाब से बोलने देंगे, अभी रुक जाइए सर। 2 ही सीट आ रही है पश्चिम बंगाल में, तो उसी के हिसाब से मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन नंबर के हिसाब से होता है। बीजेपी वाले अलबत्ता तो अभी तक जुड़े भी नहीं है शिवम त्यागी, लग रहा है बीजेपी दफ्तर में ज्यादा हलचल है। प्रेम जी एक टिप्पणी, ये सनातन विरोधी होने की भी हार है जो नतीजे आ रहे हैं। देखिए, बात को सनातन और हिंदू से बारंबार जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अरे अभी तो आप 201 आंकड़ा दिखा रहे हैं बंगाल में, 215 था ममता बनर्जी के पास में, तो वो सनातन के वोट से नहीं जीत रही थी, है ना, और 201 वाले सनातन के वोट से जीत रहे हैं। तो ये नैरेटिव खत्म कीजिए। बंगाल में डीएमके हारी है, अब उस एक कारण से जिस बयान पर कई बार बातचीत हो चुकी है, उसके बोलने का ये मतलब था, वो मतलब था, लेकिन उसी बयान के कारण हारे बोल रहे हैं। अरे मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूं उसी बयान के कारण, सीधे देखिए, डीएमके अगर बीजेपी से तालमेल कर लेती, चले जाते एनडीए में, तो डीएमके नहीं सत्ता से बाहर होती। आजकल का चुनाव जीतने का और सरकार बचाने का ये चला है, तरीका चला है। बीजेपी की सरकार अब हारेगी नहीं, जहां डबल इंजन है वो डबल इंजन रहेगी, और जहां पर अपोजिशन की है वो हारेगी, वो हिंदुओं के कारण हारेगी। अभी बनी हुई है सत्ता में, वो हिंदुओं के कारण नहीं है। फैक्टर की बातचीत होती है, 10 पॉइंट सनातनियों के कारण नहीं है भाई, 10 पॉइंट आते हैं, उन पर 10 पर चर्चा होती है, एक ये भी चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार सनातनियों के कारण तो थी नहीं, 215 सीट तो बस मुसलमानों ने दिया। अरे तो आज नहीं है ना भाई, तो दिया था ना जी, आज नहीं है ना। उस समय बोल रहे थे क्या?
कि सनातनियों की सरकार है ममता बनर्जी, नहीं बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं। क्यों खिसक गया? बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत नैरेटिव। अभी उत्तर प्रदेश आप समझिए, नैरेटिव गलत नहीं है। एक बात और बोल लीजिए, इम्पोर्टेंट, याद आ गया, अच्छा याद आ गया, छूट जाएगा, पॉइंट छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए। कर्नाटक में हारे थे तो ये हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिए थे। उसके बाद जब अयोध्या हारे थे, जय श्री राम को बोलना बंद कर दिए। बंगाल में फिर से जिंदा हुआ जय श्री राम। बीजेपी ने बंद किया जय श्री राम बोलना। अरे बंगाल जब से अयोध्या में चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव, उसके बाद से इन्होंने भाई हुआ था इसी तरह से, जैसे 6 बजे आज मोदी जी भाषण देने जा रहे हैं ना, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, एक बार जय श्री राम का नारा नहीं लगा था लोकसभा चुनाव के बाद में, एक बार नहीं लगा था, क्योंकि सबको मना कर दिया गया था। आज लगेगा, यानी जय श्री राम फिर से जिंदा हुआ। अच्छा अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यूसुफ जी देखिए अगर देखिए सवाल चुनाव जो होता है, जीत हार बनती है विचारधारा पे, विकास पे, डेवलपमेंट पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। अगर इस पे होती तो संजय निषाद ने बोला था प्रभु राम के बेटे नहीं है, दशरथ के बेटे नहीं है प्रभु राम, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, अगर ऐसा ही होता, आपने कहा कि डीएमके ने सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोला, बिल्कुल गलत बोला, तो जीता तो क्रिश्चियन है ना, वहां पे क्रिश्चियन जीता है वहां पे। भाई विजय तो क्रिश्चियन है ना, तो आप मुसलमान जीतने से इसका क्या अंतर? हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अग्रणी पिछले सब एक हैं, इसलिए उसको मत बांटो। तो क्रिश्चियन जीत गया, इसके मतलब उन्होंने हिंदू को डेंगू मलेरिया बोला, जो गलत बोला, तो आपका तो जनता ने क्रिश्चियन को जिता दिया। ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? सवाल ये है कि जीत हार जो होती रहती है, ये चुनाव है, चुनाव में जीत हार बनी रहती है, कभी कोई मुद्दा चलता है, कभी कोई मुद्दा चलता है, लेकिन धर्म के नाम पे मत जोड़ो। अनुराग जी मैं नहीं जोड़ रहा हूं सर, सुनिए मैं नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार जब आपकी पार्टी के नेताओं की मुलाकात हो टीएमसी के नेताओं से, तो यह जरूर पूछवाइएगा कि भाई फिर ये माछ भात लाने की क्या जरूरत थी, फिर ये धर्म को लाने की क्या जरूरत है, ये पूछवाइएगा ना, ठीक है। बीजेपी और आगे 27 के चुनाव में जब कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन की चर्चा होगी, तो कांग्रेस के जितने इस तरीके के स्टेटमेंट हैं उनसे पूछिएगा कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये पूछ लीजिएगा सर सीट शेयरिंग तय करने से पहले। सुन तो लीजिए, ये आपकी सही बात है। समाजवादी पार्टी ने जो सीएम स्टालिन ने कहा उसका उस समय भी विरोध किया था, आप आज भी कर रहे हैं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पूछवाइएगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। सुन तो लीजिए, हम डंके की चोट पे पीडीए के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित जो होगा उसके साथ समाजवादी। पीडीए की भी परिभाषा आप लोग बार बार बदलते रहते हैं, एक परिभाषा उसमें भी नहीं है आप लोगों की, वो भी परिभाषा नहीं है। लेकिन यूसुफ जी ठीक है सर, ठीक है, यूसुफ अंसारी अभी तक नहीं बोले, एक मिनट यूसुफ जी, ये एकजुट हिंदू पर चर्चा हो रही तो फिर क्यों भाग रहे लोग? नहीं कोई नहीं भाग रहा है। अच्छा एक सेकंड सर, गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं। झंडा लहराया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आत्मा को आज शांति मिल रही होगी, और नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद देश का भरोसा बढ़ते गया नरेंद्र मोदी जी पर, और बंगाल में भय हारा, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जीता। 4 मई दीदी गई, बंगाल की जनता ने दिल खोल करके पहली बार भय से मुक्त होकर के वोट डाला। आप लोगों को उम्मीद थी कि 200 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी बंगाल में? देखिए, हिंदुत्व जिस तरह से भी एक तरफा होकर के दिया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। भद्रमान ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। यूसुफ जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय जी आ रहा हूं आपके पास। सवाल क्या था आपका? कि एकजुट हिंदू की चर्चा हो रही है तो इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं बेचैनी तो कहीं नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एकजुट हिंदू एकजुट मुसलमान की बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। दूसरी बात, जो आपने खुद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि भाई सनातन के खिलाफ बयान दिए थे तो इसलिए वो डीएमके हारी। देखिए, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी एक फैक्टर ये, मैंने ये नहीं कहा कि इकलौते ये वजह रही हो। बीजेपी के किसी नेता ने यह बात नहीं कही है कि भाई हम बंगाल में सनातन की वजह से जीते हैं, या प्रधानमंत्री ये भी बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, वो अपना भाषण देंगे। अगर प्रधानमंत्री ये बात कहें कि हाँ सनातन की जीत हुई है, तो हम मान लेंगे कि हाँ सनातन की जीत हुई है। लेकिन नहीं, मैंने तो इसलिए ये चर्चा की यूसुफ सर, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने, हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, सीएम योगी ने कहा,
फिर उसके बाद जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं को बचाने का चुनाव है ये। वो ठीक है, उन्होंने राजनीतिक बयान दिया उसमें, लेकिन हम पत्रकार होने के नाते बात कहते हैं कि ये इस तरह की बात करना गलत है। ये बात जो प्रेम जी ने उठाई थी बात कि भाई ममता बनर्जी 215 सीटें लेके जीती थी, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीती थी? नहीं जीती। दूसरी बात, अगर हिंदुओं सनातन की जीत बंगाल में हो रही है तो क्या वो जीत तमिलनाडु में नहीं होनी चाहिए थी? अगर तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बयान दिए थे डीएमके के नेताओं ने, स्टालिन ने या उनके बेटे ने, तो उसके खिलाफ अगर वोट पड़ता तो बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए था। बीजेपी को 4-5 सीटें मिली हैं, तो ये नैरेटिव, ठीक है, ये नैरेटिव। सीएम हेमंता भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। सरकार बना हाँ, ये संभवतः इंतजार है उनके बोलने का। और असम में जो चुनावी नतीजे 101 पर अमित जी जो आंकड़ा आकर फिलहाल रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तस्वीरें, और अगर एक किसी और नेता अगर टॉप लीडरशिप की अगर बातचीत छोड़ दे सेंटर से, तो सीएम योगी और सीएम हेमंता की चर्चा सबसे ज्यादा इस चुनाव में हुई। निश्चित तौर पर देखिए, और मुझे लगता है कि हेमंता को लेकर जिस तरह से पूरा चुनाव था, जिस तरह से असम के चुनाव में पूरा कैंपेन हुआ, ये तो एक तरफा चुनाव शुरू से लग रहा था। और हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो उस वक्त भी जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी, और सबसे बड़ी बात की इनकी पॉपुलैरिटी और इनके काम तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो है उस तरह से ना चुनाव लड़ती दिखी, ना उस तरह से विरोध करती दिखी इनके मुद्दों को लेकर। जब गौरव गोगोई को लेकर बहुत बड़े, और उनकी पत्नी को लेकर, पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर इतना बड़ा सवाल उठाया गया हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से, ना तो कांग्रेस की तरफ से उसका बचाव करते हुए कोई दिखा, ना ही खुद वो उस तरह से बचाव करते रहे। प्रियंका गांधी एक बार गई वहां पर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की, इसके बाद से वो खुद गायब हो गई। तो मुझे लगता है ये चुनाव में अगर उनकी पॉपुलैरिटी और उनके काम अगर साथ में है, तो दूसरी तरफ एक तरह से गिव अप कर दिया था कांग्रेस ने, और इसीलिए इस तरह का नतीजा आया है। जहां तक बंगाल की बात है, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि बंगाल के इस पूरे चुनाव में ये हिंदुत्व की बात, ये तमाम जो चीजें हैं, ये हिंदुत्व वाला मसला आया क्यों, ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले जब वो 2011 में जीती, इसके बाद 2014 में पहली बार वहां पे रामनवमी और ये तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस तरीके से वो अपने मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने पे ज्यादा फोकस करने लगी, ना कि वो 70% जो दूसरे वोट बैंक है उसकी तरफ उनका नजर था। और यही चीज था जो कि मुझे लगता है कि जो 70 बनाम 30 की जो लड़ाई थी, उसमें बीजेपी ने उस 70% को साधा। और इसीलिए ये चुनाव में जो सनातन की बात आती है, जब दुर्गा पूजा में अगर दिक्कत होगी या फिर सरस्वती पूजा नहीं होगा, या तमाम इस तरह से जब, अच्छा एक चीज अमित जी, इस चुनाव के बाद ये तो नतीजा आ गया, अब अगले किसी चुनाव पर अगर सबसे ज्यादा नजर रहेगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, जो कि 27 के शुरू में होंगे। तो आपको लगता है कि यही नैरेटिव आगे बढ़े? नहीं, देखिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरे तरीके से होगा। वहां पर पीडीए को लेकर वो बढ़ रहे हैं, और वहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो माहौल है वो एक बड़ा मसला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम दिखेगा, अपोजिशन करेगी। अपोजिशन उस पिच पर जाकर खेलती है हमेशा, क्योंकि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मुसलमानों को डराने का जो काम अपोजिशन करती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। ठीक है, आप जब उसको डराएंगे तो निश्चित तौर पर एक कंसोलिडेट करने। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनुराग जी आ रहा हूं। पांडे जी, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी सनातनी जी, अभी जो है भाजपा का एक देसलाई गैंग के कुछ मेंबर, जिसमें अनुराग ठाकुर हैं, अभी बिहार वाले माननीय थे हेमंत बिश्व शर्मा है, कुछ उनके पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नेता, कुछ सांसद होते हैं। इनका तो ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और पिच तैयार करते हैं, और बड़े बड़े जैसे अमरीश पुरी था ना एक वो कलाकार, फिर वो हीरो के खिलाफ ज्यादा वो बचोड़ता था, तो जब अमरीश पुरी डमरू और त्रिशूल लेके चलता था तो हीरो फेल हो जाता था। तो इस देश में अमरीश पुरी जीत रहा है और हीरो हार रहा है, ये तो मान लीजिए तय, चाहे वो स्क्रिप्ट से, फिल्मों से, ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, हम लोग जनता के काम करते रहेंगे। बोल रहे हैं हार जीत सुन लीजिए, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ पिक्चर की। पांडे जी, आपकी पार्टी में हर कोई कहानी सुनाता है, राहुल गांधी जी संसद में कहानी सुनाते हैं, आप यहाँ पर डिबेट में कहानी सुना रहे हैं। इस देश में जो बाबा साहब का जो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसियों को बाबा साहब का संविधान अनुमति देता है, गॉडसे का संविधान नहीं देता। और जिनको 52 साल तिरंगा फहराने में लग गया, आजादी में जिनका योगदान नहीं रहा, वो लोग अगर उस पर चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जीत हार जिंदगी का एक पड़ला है, एक हारता एक जीतता, जब दो पहलवान लड़ते हैं। अगर इनकी जीत थी तो इन्हें तमिलनाडु में ऐसी जीत थी, लेकिन चूंकि मैं धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी को दूंगा कि उनके एसआईआर 27 लाख वोटरों की जो आत्मा उन्होंने कचोटी, उनकी बददुआ उनके साथ चलेगी, ये पूरा देश कह रहा है, उनको वोट का मौका नहीं दिया। और जो ईवीएम, उसका धन्यवाद दूंगा इजराइल के पीएम को, धन्यवाद दूंगा नेतन्याहू के पेगासिस और ईवीएम। तो
तो इन सबके सहयोग से जब तक ये रहेगा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन एक बार नोट कर लीजिए, अमरीश पुरी का जब अंत होगा, माँ काली जब जागेगी खप्पर लेके, जय माँ खप्पर वाली, तो अपने आप सब चीजें बदल जाएंगी। स्क्रिप्ट भी, कहानी भी, नैरेटिव भी, सब चीजें बदल जाएंगी। ओफो, यही दिक्कत है। और यही दिक्कत है फिर जब इस पर क्रॉस कर लीजिए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अमित जी, ये अमरीश पुरी का नाम लेकर कहानी सुनाएंगे, ऐसे ही संसद में राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे। सवाल सीधा पूछा जाए तो ईवीएम को दोष देंगे, ज्ञानेश कुमार को दोष देंगे नाम लेकर, लेकिन इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में जाकर टीएमसी को दोष देंगे। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि पूरे देखिए अजय जी, हम लोग मतलब अजय जी से कई बार पहले भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। आप अगर खुद भी देखें तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में या इससे पहले के जो चुनाव में या पॉलिटिकली आप देखिए, अगर उन पर यह आरोप लगता है कि वो एंटी हिंदू होते जा रहे हैं, तो हिंदू वोटरों को साधने के लिए उन्होंने किया क्या, ये भी दिखना चाहिए कि कभी अगर आप बोलते हैं कि मैं सबको लेकर साथ चलता हूं, अगर 100% वोट की बात हो रही है, हम 51% वोट लेकर चुनाव जीतेंगे, तो उसकी तरफ उनको करते हुए दिखना भी तो चाहिए। पार्टी उस तरह से मेहनत करती नजर नहीं आ रही है। आपकी पार्टी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर या उत्तर प्रदेश की तैयारी को लेकर कौन सी ऐसी चीजें हो रही है जो कांग्रेस कर रही है? मुझे लगता है पंजाब में उनकी स्थिति यूपी से ज्यादा अच्छी है। वहां पर अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी के सामने वहां स्ट्रांग पोजीशन पे बीजेपी और दूसरे पार्टियों ज्यादा अच्छे पोजीशन पे कांग्रेस है। लेकिन क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है? नहीं। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत आसान होता है अमरीश पुरी का डायलॉग देना या किसी का सुनाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि कब आम पकेगा और आम जब पक के गिर जाएगा तो उठा के खा लेंगे। मैं इस पर यूसुफ जी की एक टिप्पणी ले लूं, जो बातें अजय जी ने कही, यूसुफ जी आप सहमत हैं उससे? नहीं, वो जो उन्होंने कहानी सुनाई या जो बात कही वो बात गलत है। अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है। असम में अमित ने बताया कि चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखे। असम का रिजल्ट मैं बहुत पहले बता चुका था। हालांकि जो मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस 28 से 32 सीटें लेकर के आएगी कम से कम, उस उम्मीद से भी कांग्रेस नीचे। असम में कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखी। आपसे पहले रंजीत भाई बैठे हुए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साहब जो केरल में हम जीते हैं उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, कई उन्होंने नाम लिया दिए। तो असम में जो हारे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, उसके लिए प्रियंका गांधी जिम्मेदार है। तरुण गोगोई अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि उम्मीदवारों के सिलेक्शन में गड़बड़ी नहीं हो। तो क्या गौरव गोगोई को विधानसभा का चुनाव लड़वाना कांग्रेस की गलती थी? तो ये गलती थी तो ये प्रियंका गांधी क्या कर रही थी वहां स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन? वो क्यों बनी थी? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने नहीं, लेकिन एक चीज और सर, समय थोड़ा सा कम है, क्या कांग्रेस को भी इस बात का एहसास था कि केरल के अलावा उनकी कहीं परिस्थिति मजबूत नहीं, क्योंकि पूरा दम उन्होंने भी केरल में ही लगाया था? बिल्कुल। देखिए, जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देकर के आता है उसे पता होता है कि इस पेपर में उसे कितने नंबर आएंगे। इसी तरह से जो पार्टी चुनाव लड़ती है उसको पता होता है, अगर वो जमीन पर चुनाव लड़ रही है, कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सा। ठीक है सर, वक्त इतना ही है। जरा